मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं मुकेश नागर साथियों आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास जो आधुनिक काल हमारा चल रहा है और उसमें है भारतेंदु युग। साथियों हमने बहुत कुछ अच्छी प्रैक्टिस करी है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको जीवन के लिए लाभदायक प्रश्न है, आपको जीवन के बदलने वाले प्रश्न है। साथियों किसी भी स्टेट में अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी टीजीटी या फिर कोई सा भी एग्जाम, जहां पर भी आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये मेरा विश्वास है, मैं दावा करता हूं इस बात के लिए, क्योंकि खुद ये प्रश्न मैंने देखे हैं और अच्छे प्रश्न हैं। साथियों अगर आपके कमेंट मुझे आते हैं कि सर इनके डिटेल नोट्स भी आप प्रोवाइड कर देंगे, तो मैं जरूर निश्चित रूप से इनके डिटेल नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और ये पीडीएफ भी अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर इसकी पीडीएफ पूरी जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे आपको मिल जाएगी साथियों। तो चलिए मिलते हैं। बिहार में जो भी भर्ती है पीजीटी टीजीटी की, 9th 10th और 11th 12th, उनमें ये बात बहुत भयंकर टॉपिक है। चलिए साथियों देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है। मैंने आपसे पूछा था, ये हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु युग के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? बहुत सारे साथियों के कमेंट आए इसमें, लेकिन कुछ ने सही भी आंसर दिया और कुछ ने गलत भी दिया है। तो इसमें जो भारतेंदु युग की जो रचना है पयार छंद में जो लिखी गई है, वो साथियों रचना थी प्रात समिरन। प्रात समिरन साथियों, मुझे खुद को भी ये रचना पता नहीं थी, मैं सही बता रहा हूँ। तो वो रचना थी पयार छंद में लिखी गई प्रात समिरन। बहुत सारी रचनाएं भारतेंदु ने लिखी है। तो भारतेंदु की जो प्रात समिरन रचना है वो पयार छंद में लिखी गई है। साथियों याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के पीजीटी में आया था, तो पीजीटी में आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई है। ये अलग अलग है, देखिएगा। जो पयार छंद में लिखी इन्होंने प्रात समिरन। साथियों मैं इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। मेन बात है जो इसकी व्याख्या की गई है ना, और क्वेश्चन भी हमारे हल होते हैं। साथियों जो बंदर सभा इन्होंने ये रचनाएं सारी की सारी इनकी ही है, लेकिन पयार छंद में प्रात समिरन लिखी, और बंदर सभा इन्होंने पैरोडी शैली में लिखी, और वर्षा विनोद जो है इन्होंने लावनी छंद में लिखी है। ये चीजें आपको अपने रजिस्टर में नोट कर लेनी है अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे से बोला था कि सर थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा दीजिए, तो चलिए मैंने इसके फॉन्ट को बढ़ा दिया है। अब आपको थोड़ा सा सही लगेगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, जो हो मैंने आप कही बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं है। जो हो मैंने आप कही बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। ये कथन किसका था? ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। देखिए भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं, तो अधिकतर चीजें भारतेंदु के इर्द गिर्द ही रहेगी मित्रों। जो हो मैंने आप कही बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। क्योंकि ये खड़ी बोली में जो है हमेशा इन्होंने गद्य रचना में ही प्रयोग किया, पद्य में बहुत कम रचनाओं का इन्होंने प्रयोग किया था साथियों, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हो मैंने आप कही बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है मित्रों। चलिए 43 नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? ये देखो, इससे पता लगता है कि इनके तुम्हें जन्म काल याद रख लेने हैं। सबको पता है ना, क्योंकि भारतेंदु युग जो है, अच्छा भारतेंदु जी जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो 35 वर्ष की आयु में ही मर गए थे, इसलिए ऐसा कहा गया भैया, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। खतरनाक है ना भैया आदमी, ऐसे पूछ लेते हैं, देखिए आप।
35 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885। 35 वर्ष की आयु में ही ये मर गए थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में, मृत्यु 1937 में, ये भी 48 वर्ष की उम्र में ही स्वर्ग अवलोकगमन चले गए। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में, 1964 में मृत्यु और 46 वर्ष में ये चले गए। इसके बाद में प्रेमचंद जो है 1880 में जन्म, 1936 में मृत्यु और 56 वर्ष की आयु में ये चले गए। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जीवन को बदलने वाले प्रश्न हैं। आप विश्वास कीजिए और कंटिन्यू सारे के सारे वीडियो देखिए। एक एक वीडियो बहुत कीमती वीडियो है। आप नहीं मानोगे साथियों, बहुत मेहनत है इन वीडियो के अंदर। ये नोट्स बहुत बढ़िया है प्रैक्टिस के लिए, तो जबरदस्त नोट्स है साथ। आपको कैसा लगता है आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, 35 वर्ष। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, 48 वर्ष में। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964, 47 वर्ष में। प्रेमचंद 1880 से 1936 तक, 1956 में। साथियों, आप नहीं मानोगे इसमें कितने प्रश्न बन गए। एक तो इनके जन्म वाले प्रश्न बन गए, कितने साल तक रहे, और इनकी सीरीज बन गई, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी नहीं जमी थी? तो कौन से युग के थे वो? भारतेंदु युग के थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है कि जो है भारतेंदु युग के जो लेखक थे उनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी, ऐसा हम लोग यहाँ पर मानते हैं। चलिए, बी ऑप्शन राइट था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी, ऐसा माना गया है। तो याद रखिएगा, कौन से युग के लेखक थे जिनकी व्याकरण के नियमों पर दृष्टि अच्छी नहीं जमी हुई थी? तो वो थे भारतेंदु युग के लेखक। यहाँ पर देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, ये सब द्विवेदी युग में व्याकरण के शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। द्विवेदी युग में इन सभी ने जो है व्याकरणिक शुद्धि पर बहुत अधिक बल दिया गया था। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिशन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास। मित्रों, आप लोग जो है, मैंने आपको बताया था भारतेंदु युग में जो 10 लेखक, जो 10 राइटर, 10 कवि जो आते हैं, उनको आप पूरे के पूरे, यानी कि भारतेंदु युग मंडल के जितने भी राइटर, जितने भी कवि हैं, वो 10 के 10 आपको याद होना चाहिए। उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। चलिए, 45 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ये फूलों के गुच्छे के नाम से, क्योंकि इन्होंने जो है ना, ये कविताओं का संग्रह खड़ी बोली में एक ही किया था, बस, फूलों का गुच्छा। साथियों, आज इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि आज इसको मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आज। ठीक है भैया, समझ लो, मेरी बात को मान लो। प्रैक्टिस के लिए जबरदस्त प्रश्न है। आप खुद कहोगे कि यार मजा आ गया यार प्रश्नों का, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए ही मजा आ रहा है, तो आपको पढ़ते हुए तो और ज्यादा मजा आना चाहिए। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। देखिएगा, दो प्रश्न बन जाते हैं, एक तो है फूलों का गुच्छा और एक है दशरथ विलाप। ये दोनों ही जो काव्य ग्रंथों की रचना जो है ना, वो भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी, याद रख लीजिएगा। अगर ये प्रश्न आ गया फूलों का गुच्छा, तो दशरथ विलाप वाला प्रश्न भी आ सकता है। इसलिए याद रख लीजिएगा भैया, कि भारतेंदु जी की जो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है, वो फूलों का गुच्छा रहा है, और एक है दशरथ विलाप। दोनों को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना करी थी। हाँ, सबसे मुख्य बात, तभी तो ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उन्होंने तो ब्रज भाषा में काव्य रचना करी थी, खड़ी बोली में थोड़ी करी थी। लेकिन खड़ी बोली में भी उन्होंने दो कविताओं का संग्रह किया था, एक तो फूलों का गुच्छा और एक है दशरथ विलाप। इसलिए प्रश्न यहाँ पूछ लिया गया, और यूपी पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, तो आने के पूरे चांस है बिहार वाले भर्ती में। देखिएगा 46 नंबर का प्रश्न,
कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ये प्रश्न तो भैया तुम्हारे जीवन को मतलब खाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को रट लेना तुम। मैंने बोला ना, भारतेंदु मंडल के जितने भी राइटर है ना, जितने भी कवि हैं, सबको याद कर लो 10 के 10। मैंने आपको बोला भी है, पहले वीडियो में डाल चुका हूं मैं, ठीक है? तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन, श्रीधर पाठक नहीं है, याद रख लीजिएगा, श्रीधर पाठक इसमें नहीं आता है। तो भारतेंदु एवं उनके मंडल के यहाँ पर दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है ही सही, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि मित आदि रहे हैं। जबकि श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि रहे हैं, ठीक है? ये द्विवेदी युगीन कौन से कवि थे? स्वच्छंदतावादी कवि थे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत कुछ, बहुत बढ़िया कवि माने जाते हैं, ठीक है? 47 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी तक के काल को कौन सा काल मानते? पढ़ ही रहे हैं, भारतेंदु युग। 1850 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनके ही समय से जो है इस युग को माना जाता है, ठीक है? हिंदी साहित्यकार जो इतिहासकार है वो 1850 से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। ये याद रखना, भारतेंदु युग। मैंने आपको जब आधुनिक काल शुरू किया था उस समय बता दिया था कि इस काल की समय सीमा किस किस ने कैसे कैसे मानी है। और ये भारतेंदु युग जो है आधुनिक काल का उपविभाजन जो किया गया है उसमें पहला काल माना जाता है। द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से 1918 तक। एक बार फिर देख लो इस प्रश्न में किस तरह से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 और द्विवेदी युग 1900 से 1918 स्वीकार किया गया है। और छायावाद जो युग है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। तो याद कर लो, नोट कर लो, 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग, 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग। और द्विवेदी आप सबको पता है भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? पुनर्भरण। इस तरह से याद किया था ना, पुनर्भरण, तो पुनर्जागरण काल, ठीक है ना? और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। छायावाद युग को क्या कहा जाता है? प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला इस नाम से जाना जाता है, प्रसाद पंत निराला युग, ठीक है? और ये कब कब हुआ? 1850 से 1900 तक तो भारतेंदु युग, 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग, और छायावाद युग रहा है 1918 से 1936 तक। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही जो है इस काल का नाम भारतेंदु युग पड़ा था, और इनके जन्म काल से ही इस युग का शुरुआत मानी जाती है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न आता है आप लोगों के लिए, बहुत तगड़े प्रश्न है भैया, पढ़ लेना यार, मैं तो यही कहूंगा। बाकी अब आपको जहां अच्छा लगे वो कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिए सब्सक्राइबर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बस ये मेरा मेरा शौक है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति का लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अधिकतर भारतेंदु के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही बताया है। अगर आपको कहीं ये प्रश्न मिलते हैं तो आप लोग उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छा लगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऐसा कहा है। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, मैंने इसके फॉन्ट साइज बढ़ा दिए, आपको अच्छा लगेगा। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की है, क्योंकि इन्होंने समस्या को तो निदान किया ही किया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी, ये ध्यान रखना भैया। भारतेंदु युग में जो है समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्तियां कराई जाती थी। साथियों लिख लीजिएगा, ये समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी? तो द्विवेदी युग की विशेषता थी। अच्छे प्रश्न है भैया।
चलिए अगला प्रश्न है, नव जागरण का अवधूत। ये हम लोगों ने बहुत पहले ही ये पढ़ लिया था कि नव जागरण का अवधूत किसको कहा जाता है। हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारतेंदु जो है हरिश्चंद्र जी, उनको नव जागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 50 नंबर का प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधु मुकुल और प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं रही है मित्रों। तो भारतेंदु जी के बारे में बहुत कुछ जान लिया, और अधिकतर प्रश्न जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही अधिकतर पूछे जाते हैं। इसलिए भारतेंदु के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ लिया है, और आप भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 51 नंबर का प्रश्न आता है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? अरे बाप रे, क्या तगड़ा प्रश्न पूछा है यार। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग का इनमें से कवि कौन है, फिर ये पता होना चाहिए पुष्टि मार्ग में दीक्षित कौन था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कंफ्यूज मत ना भैया, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ये भी याद कर लेना भारतेंदु जी के बारे में। ठीक है, युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो थे ना, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, इसलिए इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। तगड़े प्रश्न है मेरे मित्र, तगड़े। अगला है 52 नंबर का प्रश्न है, बकरी विलाप। देखो बकरी विलाप सबको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य करती रही है। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की व्यंग्यात्मक काव्य करती थी, ये रखने वाली चीज है। ये तो याद है आप लोगों को, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है बकरी विलाप, लेकिन ये याद करने वाली चीज ये है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो लिखा गया है काव्य बकरी विलाप, वो कौन सा है? तो ये बकरी विलाप जो काव्य है ना, ये है आपका व्यंग्यात्मक काव्य करती है मित्रों, इसलिए मैंने ये बात आपसे करी है। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेम विलाप भी है, प्रेम प्रलाप भी है, प्रेम आश्रु वर्ण भी है, प्रेम तरंग भी है, वर्षा विनोद भी है, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि कृतियां इनकी रही है मित्रों। ठीक है, ये हो जाएगी यार। चलिए आगे पढ़ते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, 53 नंबर के प्रश्न में आते हैं, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। अब रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी सही है? तो इसमें तो वैसे तो सी ऑप्शन राइट है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा इनकी रचनाएं सीरीज वाइज। ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, क्योंकि ये याद होना आसान बात नहीं है, इतनी सारी रचनाएं। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले याद कर लेना, भक्त सर्वस्व। भक्त सबसे पहले आता है ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, तो इस तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा। भगवान के लिए भक्त सबसे पहले आता है, तो भक्त सर्वस्व सबसे पहले आएगी। फिर भगवान अपने भक्तों से प्रेम करता है, तो सतसई श्रृंगार पे उनका करता है। फिर मधु मुकुल यानी कि वो मधु हो जाता है। तो भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधु मुकुल, ये इनकी रचनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम रहेगा। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत सारी रही है, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी रचनाएं हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रवण, जैन कोतवल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्पुष्ट समस्याएं, उर्दू का श्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरण,
बकरी विलाप, शुभागमन वर्णन, भारत शिक्षा भिक्षा निवेदन, पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु गीति, मुकुल प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री रामलीला, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय विजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्पुष्ट कविताएं और प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर। साथियों ये पूरी की पूरी इनकी जो है, जो भी इन्होंने लिखी है, वो सारी की सारी रचनाएं यहाँ पर सम्मिलित की गई है। हर जगह आपको नहीं मिलेगी, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये कालक्रम के अनुसार जमी हुई है। 54 नंबर का प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था जन्म काल पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो जन्म काल के अनुसार अगर बात करेंगे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन यानी नहीं होगा। तो जन्म काल में सबसे छोटे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे, तो सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, फिर बद्री नारायण चौधरी थे, तो दो याद कर लो बस। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि और जगह ऐसे नहीं देगा वो। फिर उसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण के बाद में प्रताप नारायण, तो ठीक है ना, नारायण नारायण एक साथ आ जाएंगे। फिर जगमोहन सिंह आ जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, फिर प्रताप नारायण, फिर जगमोहन। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। और ये इनके यहाँ पर दिए भी हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ, बद्रीनारायण चौधरी का 1855 में, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 में, जगमोहन सिंह का 1857 में। देखो बहुत ही रिलेटेड बात दी गई है कंफ्यूज करने के लिए। अगला प्रश्न आता है, 55 नंबर का प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने करी थी साथियों। कविता के लिए जो खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की जो शुरुआत की गई, वो अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा की गई थी। भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र मत लगा देना इसमें। बहुत बढ़िया प्रश्न है यार, दीवाना कर दिया इस प्रश्न ने मेरे को, बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। खड़ी बोली हिंदी के लिए अयोध्या प्रसाद खत्री। ज्ञात वे है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज ही थी, यद्यपि गद्य लेकर में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आता है, 56 नंबर का प्रश्न है, प्रयाग राम आगमन के लेखक, प्रयाग राम आगमन के जो लेखक हैं वो कौन है। प्रेमगन। कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन रहे हैं। तो भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना करते थे। तो प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षदशा, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्य अभिनंदन आदि प्रेमगन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमगन ने मासिक पत्रिका थी आनंद कादम्बनी। कौन सी पत्रिका, आनंद कादम्बनी प्रेमगन की है। और साप्ताहिक पत्रिका थी नागरी नीरद। याद कर लेना भैया, नागरी नीरद का इन्होंने संपादन किया था। तो प्रेमगन की मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी रही और साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद रही है। तो मित्रों ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा दिखने में परेशानी आ रही है, तो आप लोग जो है थोड़ी सी इसकी वीडियो क्वालिटी आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के सेटिंग में वहां से बढ़ा लीजिए। तो 360 पे अगर आप देखोगे ना तो ये चल जाएगा आराम से, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी आपको। चलिए 57 नंबर का प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाए ना। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाए ना। दिन काम कुतुबल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाए ना। ये पंक्तियां किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की ही पंक्तियां हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाए ना। दिन काम कुतुबल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाए ना। ये पंक्तियां जो है साथियों किसकी है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्तियां हैं। ठीक है, अच्छी पंक्तियां हैं, याद रखिएगा, ये इनकी पंक्तियां बहुत अच्छी पंक्तियां रहती है। प्रेमगन की प्रमुख काव्य रचना है जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय और अलौकिक लीला।
तो बद्रीनारायण चौधरी जहां पढ़ोगे वहां पर भी ये मिल जाएगी आपको। 58 नंबर का प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न जो है, साहित्य में नव जागरण का शुरोदय करने वाले साहित्यकार कौन थे? तो सबको पता है नव जागरण का शुरोदय करने वाले युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार सब रहे हैं। इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो इनकी पत्रिकाएं थी कवि वचन सुधा, याद कर लीजिएगा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। तो तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया था और इनकी रचनाएं थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हमने जम के पढ़ा है साथियों। और जो अगला वीडियो होगा अब वो द्विवेदी युग से होगा। शायद आपके कहने से मैंने जो है वीडियो की क्वालिटीज भी बढ़ा दी है, क्वेश्चन भी बढ़ा दिए हैं, प्रैक्टिस भी बढ़ा दी है साथियों। बस अब आपका प्यार और आपका साथ बना रहे। जिस तरह से आप पढ़ रहे हो मुझे लगता है अच्छा आप कर रहे हो। ईश्वर करे आप कि जो भी आप जिसके लिए भी मेहनत कर रहे हो वो आपको मिले। साथियों, अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा भी 1% भी योगदान दे सकता हूं तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा है जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपको कैसे लगते हैं ये प्रश्न जरूर बताइए। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर आज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मित्रों, ठीक है। थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।